नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी की चालबाजी थोड़ी थोड़ी अब खुलने लगी है। देश समझने लगा है और भारतीय जनता पार्टी भी समझने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई जा रही है, कहीं उसमें बगावत ना हो जाए। मोहन भागवत ने कह दिया कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा ये बीजेपी तय करेगी। यानी अगला प्रधानमंत्री कोई होगा, इसकी चर्चा शुरू हो गई। तो क्या मोदी जी के रिटायरमेंट का प्लान बन गया? क्या ये बात सही है कि मोदी और शाह के बीच में कुछ कुछ टकराव शुरू हो गया? दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक ने विस्तार से बातचीत की है। चलते हैं केपी मलिक जी के पास, पूरी बातचीत सुनते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है 4 PM गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए और पूरी बातचीत सुनिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। केपी मलिक साहब, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपने धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद। एक पिक्चर आई थी, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। मैंने वो पिक्चर देखी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी पिक्चर। लेकिन उस पिक्चर का सेकंड पार्ट मैंने देखा कि अमित शाह को गुस्सा क्यों आता है। राहुल गांधी ने चैलेंज किया दिया अमित शाह को, दमदमा गए अमित शाह, संसद में साला कहने लगे। अब वो साला वैसे तो साला होता है, बीवी का भाई अपना साला होता है, लेकिन इस भाषा को, साला वाला शब्द को थोड़ा असंसदीय मानते हैं। अमित शाह जी को ये गुस्सा किस बात पे आया और राहुल गांधी ने क्या वो दुखती नस भारतीय जनता पार्टी की दबा दी है? क्या ये बात सही है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो भारत जोड़ो यात्रा निकली, वो एक मुख्य वजह बन गई प्रधानमंत्री जी को एक अकेला सब पर भारी, अब की बार 400 पार, इस गुब्बारे की हवा निकालने में? पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आ पाई। जो कहते थे कि हम 40 साल 50 साल तक हिलेंगे नहीं, उनको बहुमत नहीं दिया देश ने। और पीछे राहुल गांधी की वो पदयात्रा, राहुल गांधी की वो मेहनत कायम थी। तो क्या बहुत ज्यादा दर्द दिया जो अमित शाह जी इस गुस्से पे, इस नाराजगी पे आ गए? और राहुल गांधी ने कहा है कि आरोप लगा है कि अमित शाह जी का व्यवहार सामान्य नहीं था, उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, उनके हाथ कांप रहे थे। ये पूरी संसद ने देखा है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने सदन में अमित शाह जी को चुनौती दी थी कि वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करें, लेकिन शाह साहब ने इसका जवाब नहीं दिया। क्या लग रहा है, किसको गुस्सा आया? क्या राहुल गांधी ने उकसा दिया और अमित शाह भड़क गई? ये बात सही है? आपको क्या लगता है? संजय जी, मुझे ये लगता है कि ये जो चर्चा कल सदन में हुई है, ये गुस्सा राहुल गांधी पे नहीं आया है। राहुल गांधी तो सामने है, फ्रंट पे है। राहुल गांधी ने तो अमित शाह के मजे लिए हैं, क्योंकि जिस चीज को हम और आप जानते हैं उसको राहुल गांधी भी भली भांति जानते हैं। मैं लगातार आपको पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि नंबर 1 और नंबर 2 में भयंकर वार चल रहा है। और इसमें आप थोड़ी कड़ी जोड़ने की कोशिश कीजिए कि आप देखते थे, अगर इस सदन में देखें आपको याद होगा 2 दिन पहले राहुल गांधी ने और प्रियंका ने मोदी जी को भी धोया था, और मोदी जी को बचाने में अमित शाह हो चाहे उनके तमाम सांसद हो, वो उस तरह से मुखर नहीं दिखे जो पहले दिखते थे। इसका क्या कारण है? दूसरा, अगर आप देखें कि जिस प्रकार से अमित शाह ने लोकसभा में राहुल गांधी के साथ व्यवहार किया और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, और उन्होंने साडोट ला कहा, और बाद में जब आपत्ति जताई गई विपक्ष की ओर से, तो उन्होंने कहा स्पीकर साहब को कि अगर मैंने गलत कुछ बोल दिया हो, अगर बता रहे हैं, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसको रिकॉर्ड से हटा दें। अब इनको ये नहीं पता कि ये जब संसद शुरू हुई थी, अंग्रेजों के टाइम से जब पार्लियामेंट शुरू हुई थी, तब ना लाइव का सिस्टम था, तब ना कोई वैसा सिस्टम था। अब तो रिकॉर्ड तत्काल जा रहा है लोगों के पास, वो तो जा चुका जो जाना था। अब आप हटाते रहिए रिकॉर्ड से। अगर आप रिकॉर्ड से हटाएंगे, जो बाद में चीजें हुई है उनको तो करेंगे कि किस बात पे आपत्ति विपक्ष ने जताई, कौन सा सब था जिसको विपक्ष ने कहा इसको हटाइए, किस मामले पे खड़े हो गए कांग्रेस के नेता के नहीं नहीं इसको हटाइए, और ये ऐसे कैसे कह दिया, ये वर्ड कौन सा था? तो उसकी तो खोजबीन शुरू होगी, वो तो इतिहास में आ गया। और जो वर्ड आना था वो आ चुका, आप जो मर्जी करते रहिए, तो वो तो ऐतिहासिक में दर्ज हो गया है, और वो रिकॉर्ड जो है अमित शाह जी के नाम आ गया है। अब जब भी हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियां जब भी रिसर्च करेंगी, पीएचडी करेंगी, जब भी रिकॉर्ड खंगालेंगी संसद का, भाषण का, और वो पूछेंगे
कि सबसे क्रांतिकारी गृह मंत्री कौन थे जिन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया था, तो उसमें अमित शाह जी का नाम अजर अमर हो गया है। इन लोगों को भी कुछ रिकॉर्ड चाहिए ना भाई, सारे रिकॉर्ड हम नेहरू को और बाकी लोगों को थोड़े ना दे देंगे। एक बात। दूसरी बात उसी से जोड़ के ये देखिए आप कि जिस प्रकार से कल अमित शाह जी ने कहा कि 30 वोट पड़े, 30 में से 2 नेहरू जी को मिले और 28 वोट पटेल जी को मिले, और उसके बावजूद भी वो प्रधानमंत्री नेहरू बने, तो क्या आज की तरह बन गए थे क्या? मोदी जी ने कह दिया चाहे 4 वोट आए, चाहे 50 वोट आए, चाहे 500 वोट आए, मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। वो नेहरू जी बने कैसे थे प्रधानमंत्री? मेरी नॉलेज तो ये कहती है कि शायद उनको गांधी जी ने बनाया था और गांधी जी का फैसला था, और गांधी जी के फैसले को नकार नहीं पाए थे पंडित ना नेहरू और ना पटेल साहब। तो पटेल साहब ने क्यों मान लिया था? उनको तत्काल बगावत कर देनी चाहिए थी। तो ये तो फैसला महात्मा गांधी का था। अब अगर आप देखें तो कल का जो अमित शाह का भाषण था वो उंगली महात्मा गांधी पे उठा रहे हैं सीधे सीधे। तो क्या इतना बड़ा कद हो गया है अमित शाह का कि वो महात्मा गांधी पे भी उंगली उठाएंगे? बाकी तो किसी को छोड़ नहीं रहे हैं वो। नेहरू पे तो हो गया जितना होना था, महात्मा गांधी का नंबर है क्या? तो ये चीजें इनको पता नहीं है कि बोल क्या रहे हैं, इसका मतलब कहाँ है, ये बात कहाँ जा रही है। मैंने आपको 2 दिन पहले भी डिबेट में कहा था कि ये एक हड़बड़ाहट है, ये एक घबराहट है, और उस घबराहट और उस हड़बड़ाहट का नतीजा है कि इस प्रकार का व्यवहार प्रधानमंत्री जी सदन में कर रहे हैं और इस प्रकार का व्यवहार अमित शाह जी सदन में कर रहे हैं, क्योंकि अंदर भयंकर वॉर चल रहा है। मोदी जी अमित शाह के बचाव में क्यों नहीं आए? मोदी जी कहां चले गए? मोदी जी ने 4-4.5 घंटे के बाद ट्वीट किया, वो भी अंग्रेजी में, कि एक्सीलेंट भाषण था अमित शाह जी का। जिस भाषण में वो गाली दे रहे हैं, जिस भाषण में वो गलत तथ्य रख रहे हैं, उसको एक्सीलेंट बता रहे हैं मोदी जी अंग्रेजी में। तो ये कौन लोग हैं जो मोदी जी का ट्विटर चला रहे हैं? क्या खुद ही चला रहे हैं या मोदी जी कर रहे हैं? यहाँ पे सबसे सबसे अनोखी बात यह है संजय जी कि यहाँ पे जो मुझे सबसे फंसे हुए व्यक्ति लग रहे हैं या सबसे दयनीय स्थिति में है, वो है हमारे स्पीकर बिरला साहब। बाहर तो उनको बचाने की कवायद करनी पड़ी अमित शाह जी को सदन में, और जैसे ही वो चैम्बर में गए तो वहां दूसरा आ गया संदेशा कि इनको बचाना नहीं है, इनको थोड़ा पेलना है। तो पेलना है, बताते हैं कि उसमें कोई चिट्ठी जारी की गई स्पीकर की तरफ से, उसमें हाईलाइट किया गया सा डोट लाल, सा डोट लाला को हाईलाइट किया गया, और उसमें हरे रंग से उसको हाईलाइट करके बताया गया कि इसको रिकॉर्ड में नहीं लेना है। तो आप और जग जाहिर कर रहे हैं उस बात को, जिसका ध्यान नहीं भी जा रहा उसको भी बता दे रहे हैं आप। तो वो चिट्ठी फैल गई है, सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ चल रही है। तो ये चल क्या रहा है अंदर? तो जब ये चल रहा है तो इसकी आवाज चेन्नई से आई है, चेन्नई से आकाशवाणी हुई है आरएसएस के प्रोग्राम में कि मोदी जी का उत्तराधिकारी कौन होगा। ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं, एकाएक कहां से आ गया ये मोदी जी के उत्तराधिकारी पर चर्चाएं क्यों होने लगी हैं? ये अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? तो ये सारी कड़ियां वो हैं कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय में हुआ है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में लोग हैं, जो चेन्नई से आवाजें आ रही हैं, ये सारी कड़ियों को जब हम देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि दोनों के बीच एक वॉर शुरू हो गया है। और इस वॉर का पटापेक्ष क्या होगा, ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये मैंने आपको कहा था कि ये दिसंबर जो है बड़ा खतरनाक है। इस दिसंबर के अंत तक कुछ बड़ी बड़ी चीजें आपको सुनाई देंगी, कुछ धमक और कुछ बड़े बड़े धमाके सुनाई देंगे जो आज तक आपने नहीं सुने हैं। इसमें हमने रामायण का भी जिक्र किया था कि भगवान श्री राम जो काम नहीं कर पाए वो विभीषण जी ने कर दिया था। तो कोई विभीषण तो तैयार नहीं हो रहा है अंदर से, ये भी चर्चा का विषय बनेगा। जी आपने ऐसे ऐसे हल्के मुस्कुरा मुस्कुरा के ऐसे बम फोड़ दिया ना कि पूरी भारतीय जनता पार्टी में इसकी चर्चा होती रहेगी। मोहन भागवत ने भी बड़े रहस्यमय अंदाज में कह दिया कि उनसे पूछा गया तमिलनाडु में कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। बोले भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, खुद मोदी जी तय करेंगे अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो जो आप जो कह रहे हैं अगला प्रधानमंत्री कोई बनेगा,
ये सीधा सीधा मोदी जी के रिटायरमेंट की घोषणा है, क्योंकि मोदी जी ने तो कहा नहीं कि मैं अभी रिटायर हो रहा हूँ। अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये तो वो था सवाल का जवाब ये होना चाहिए था, अभी मोदी जी कहाँ जा रहे हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, उनके फिर प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन भागवत ने कह दिया अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये भाजपा तय करेगी। और भागवत जानते हैं कि भाजपा अभी भी उनके कमान में हाथ से नहीं निकली है। भाजपा के सांसदों की इतनी हिम्मत नहीं, ये तो उनको पता है कि गुजरात लॉबी है, लेकिन उनको लग रहा है कि गुजरात लॉबी की अब भी दिन, क्योंकि उम्र भी ज्यादा हो गई ना मोदी जी की, अब कितने दिन और राजनीति करेंगे, संघ तो लंबी राजनीति करेगा। तो ये जो बात आप कह रहे हैं, इस बात का मतलब दूर तलक जा रहा है कि मोदी जी के उत्तराधिकारी की बात चलने लगी है कहीं ना कहीं। ये मोदी जी के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी है। और फिर लाइन में अगर अमित शाह नहीं है तो फिर कौन है, क्या योगी आदित्यनाथ? अश्विनी वैष्णव का नाम अचानक से चलने लगा, अश्विनी वैष्णव लंबी रेस के घोड़े साबित हो रहे हैं। ये सब हो क्या रहा है बीजेपी में, ये चर्चा, ये कानाफूसी, ये बातें, क्योंकि एक दर्शन शास्त्र में पढ़ाया जाता है कि धुआं वहीं होता है जहां आग होती है। ये आग की चिंगारी का बीजेपी के नीचे से धधकने लगी है, कुछ मामला बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए संजय जी, चिंगारी तो आपने एक हफ्ते पहले देखी थी, जब हम डाइवर्ट करते रहते थे कि छत्तीसगढ़ में सट्टा चल रहा है, छत्तीसगढ़ में जो है मुख्यमंत्री और उसका बेटा जो है सट्टा चला रहे हैं दुबई में बिठा के, और उनको तमाम केस हुए थे, जेल भेजने की बात हुई थी, सीबीआई ईडी सब पहुंच गए थे, और पता चला उसका रिमोट तो यहाँ दिल्ली में रखा हुआ है, पीएमओ में। तो रिमोट किसके पास था वो? तो ये किसने लीक किया है? कांग्रेस के बस की तो बात थी नहीं है, ना कोई ऐसा क्रांतिकारी जर्नलिस्ट पैदा हुआ कि जिसने ये खोजी पत्रकारिता करके रिमोट ढूंढ लिया हो। ये रिमोट किसने बताया था? तो जिसने रिमोट बताया था उसने कहा कि मैं अभी रिमोट खाली दिखाया है, बताया है, अभी इस रिमोट का बटन नहीं दबाया है, अगर बटन दबा दिया तो बड़ा विस्फोट हो जाएगा, इसलिए चेतावनी देकर छोड़ दे रहा हूं कि जो 75 साल वाला फॉर्मूला था उसको याद कर लीजिए, क्योंकि आप कहीं वायदा करके आए थे कि 75 साल वाला फॉर्मूला बन गया है और इस 75 साल के फॉर्मूले पे चल रहा है, और जब आपके ऊपर ये 75 साल का फॉर्मूला आया है, अब आप इसको मान नहीं रहे, ये बड़ी गलत बात है। तो 75 साल के फॉर्मूले पे आप विचार कीजिए, नहीं तो फिर रिमोट का दूसरा बटन लाल वाला भी है, वो भी दब सकता है। तो ये चेतावनी दी गई है। और ये आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है कि अगर चिंगारी है, अगर धुआं है, तो आग कहीं ना कहीं लगी हुई है, और छोटी मोटी आग नहीं लगी हुई है, वो ऐसी आग लगी हुई है, अगर आपने जल्दी उसको काबू नहीं किया तो वो धधक जाएगी, और आग अगर धधक गई तो फिर कौन कौन उसकी जद में आएंगे, ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा। फिर कहीं ऐसा ना हो कि इसमें अभी तो लड़ाई छोटी है फिर बड़ी बन जाए। अभी तो नंबर 1 नंबर 2 की बात है, कहीं ऐसा ना हो नंबर 1 और नंबर 2 दोनों उड़ जाए और तीसरा नंबर कोई ऐसा आए कि पता चला जिसको तो कहीं दूर दूर तक नाम था ही नहीं, लड्डू उसके हाथ लग गया। क्योंकि जब इस तरह की चीजें होती हैं, मुझे तो वो जमाना याद आ जाता है कि जब सरकार बन रही थी और सरकार में लड़ाइयां शुरू हो गई, कोई कहता था मुलायम सिंह यादव बनेंगे प्रधानमंत्री देश के, कोई कहता था नहीं नहीं लालू यादव बनेंगे, कोई कह रहा था कोई बनेगा। तो बाद में ये हुआ कि लालू यादव के कान में किसी ने कह दिया कि अगर मुलायम सिंह यादव बन गए तो यादवों का तो नंबर हमेशा हमेशा के लिए कट जाएगा, तो इसलिए यादव नहीं बनना चाहिए, बाकी कोई बन जाए। तो जब ये कहा लालू यादव ने कि गधा घोड़ा कोई बन जाए, मुलायम सिंह यादव नहीं बनेंगे, तो क्योंकि गधा घोड़ा कोई बन जाए, तो देवगौड़ा जी ने सोचा हमारा नाम कह रहे हैं घोड़ा, तो हम तो देवगौड़ा है, तो नमस्कार धन्यवाद 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 कह के उन्होंने खड़े हो गए और कहा सबने तो बहुत बढ़िया हो गया, तो ठीक है देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उनकी लॉटरी खुल गई संजय जी। तो यहाँ ऐसा तो नहीं है कि पहले दूसरे की लड़ाई के चक्कर में किसी तीसरे की लॉटरी खुल जाए और वो पता चले कहीं से जो है 2000 किलोमीटर की दूरी से पहुंच जाए दिल्ली शपथ लेने के लिए। तो ये किसी की भी लॉटरी कभी भी खुल सकती है, इसलिए कवायद बहुत तगड़ी है और इतना मामला गर्म हो चुका है कि जल्दी अगर इसको ठंडा नहीं किया गया तो ये विस्फोट बड़ा हो सकता है। अब आग वहां लग गई है,
ये तो छोटी मोटी चीजें हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं कि राहुल पे गुस्सा हो गए, गृह मंत्री जी इस तरह से हो गए, गृह मंत्री जी कंट्रोल हो गए, गृह मंत्री जी का रौद्र रूप आज तक किसी ने नहीं देखा है। और ये बात सच है कि पिछले 11 साल में बहुत सारी जो है तकरीरें हुई हैं गृह मंत्री जी की सदन में, लोकसभा में, नई बिल्डिंग में, पुरानी बिल्डिंग में खूब तकरीरें हुई हैं, खूब भाषण हुए हैं, अच्छे भाषण देते हैं, बढ़िया करते हैं। हालांकि तथ्यों में कई बार गड़बड़ी कर देते हैं, लेकिन बड़ी संयमित भाषा में बात करते हैं। ये पहली बार हुआ है ऐसा कि इतनी हड़बड़ाहट में क्यों थे? तो इसलिए थे कि दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और है और बॉडी कहीं और है। राहुल गांधी सामने से चिढ़ा रहे हैं, तो वो जो चिढ़ा रहे हैं, जब कोई चिढ़ाएगा तो वहां तो गुस्सा संजय जी आएगा और फिर असंसदीय भाषा तो निकलेगी। जी, ये बात तो सही है। प्रधान आमतौर पे अमित शाह जो है वो गुस्से में आ भी जाते हैं। पिछली बार आपको याद होगा कि बाबा साहब के मुद्दे पर भी उन्होंने एक बयान दे दिया था, बड़ा बवाल बवाल मच गया था उनके इस बयान के बाद में। लेकिन मोदी साहब को भी लगता होगा कि अगर वो रिटायर हो गए, मैं ये कभी कभी सोचता हूँ कि मलिक साहब की डर कितना लगता होगा मोदी जी को भी, क्योंकि उन्होंने किसी से रिश्ते तो बनाए नहीं है। एक पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी बेटी की शादी हो रही थी, हमारे दुश्मन की बेटी की शादी भी होती है तब भी हम आशीष दे देते हैं कि बेटा सुखी रहे, लड़की सुखी रहे। लेकिन जिस समय बेटी की शादी हो रही थी उसी समय इनकम टैक्स की रेड करा दी गई, दो चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भिजवा दिया गया। कोई 80 साल की सोनिया गांधी, उन पर FIR करा दी गई। कोई नरमी नहीं बरती गई कहीं पे भी। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी रिटायर हो जाएंगे, एक बड़ा सा बंगला होगा, उनसे मिलने कौन कौन जाएगा? क्योंकि मुझे ऐसे कोई नेताओं का नाम नजर नहीं आया। मोहन भागवत भी खुश तो नहीं है अंदर से, तो क्या वो अकेले मोर को दाना खिलाया करेंगे क्या? आपको क्या लगता है रिटायर होने के बाद मोदी जी क्या करेंगे? नहीं संजय जी, एक तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि उन्होंने किसी से रिश्ते नहीं बनाए। उनके रिश्ते बहुत लोगों से हैं। अडानी जी से उनके रिश्ते इतने अच्छे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। और अभी अडानी आप जी, कह रहे हैं कि एक उन्होंने सेकंड, शादी में, एक सेकंड। अडानी जी के रिश्ते तो विपक्ष के भी सब नेताओं से, शरद पवार से भी है, हेमंत सोरेन से भी है, अखिलेश यादव से भी है, ममता बनर्जी नहीं से तो भी वो हम आज की बात कर रहे हैं, तो है। उनके आज मोदी जी से रिश्ते बहुत अच्छे हैं। कल क्या होगा वो कल देखा जाएगा। मैं दूसरी बात भी कह रहा हूं यहाँ कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि किसी की शादी में और मुख्यमंत्री को जेल भिजवा दिया। अरे भाई, आप देखिए जो इतने अच्छे नेता हैं, राज ठाकरे के बेटे के साले की शादी में पहुंच गए मोदी जी। बच्चे इससे रुक ज्यादा आप क्या चाहते हैं? आप मोदी जी के हर उस पे चौराहे पे और छुटवैया नेताओं के यहाँ घुस जाए जाके। अरे वो निभाते हैं दोस्ती भाई। देखिए वो राज ठाकरे के बेटे के साले की शादी में चले गए दिल्ली में, और ऐसे मौके पे चले गए जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली से निकले ही थे। तत्काल वो इतना महत्वपूर्ण प्रोग्राम खत्म करने के बाद तुरंत पहुंचे वहां। तो मोदी जी रिश्ते निभाते हैं, ऐसा नहीं है। मोदी जी कवायद कर रहे हैं कि शिवसेना को वापस लाया जाए, ममता बनर्जी को थोड़ा समझाया जाए, अकाली दल को वापस लाया जाए, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में थोड़ी बात की जाए लोगों को। तो मोदी जी लगे हुए हैं। लेकिन मोदी जी के जो गदाधारी भीम हैं, जो उनके हनुमान हैं, वो थोड़े से नाराज हैं। तो हनुमान क्या करेंगे? गदाधारी भीम कहीं गदा को उल्टी तो नहीं घुमा देंगे? अभी थोड़ा उससे वो चिंतित हैं। तो ये चिंता कैसे दूर होगी, अभी ये देखना होगा। तो मोदी चिंता जी तो जी मलिक साहब, चिंता तो व्यवस्थाओं पे भी बहुत होती है कि एक मंत्री जी का, गृह राज्य मंत्री जी का बेटा था जिसने किसानों पे थार चला दी। उसे अपनी बेटी का एग्जाम दिलाना है तो कोर्ट ने उसको जमानत दे दी। बलात्कारी हत्यारा राम रहीम है, तो जब चाहता है जेल से निकल के छुट्टी मनाने, पैरोल मनाने आ जाता है। राम रहीम जैसे हत्यारे बलात्कारों की सुनवाई हो जाती है। जिसने गाड़ी चलाई उस टेनी महाराज के बेटे की कुछ छुट्टी मिल जाती है कि बच्ची की पढ़ाई करा ले भैया। और दूसरी तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे में विवादास्पद 300 करोड़ जमीन के सौदे पर पुलिस की जांच पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि क्या पुलिस डिप्टी CM के बेटे को संरक्षण दे रही है और सिर्फ दूसरों की जांच कर रही है? इस देश में क्या कानून अमीरों की रखेल है? जो बड़ा आदमी होता है उसके लिए कोई कानून नहीं है, जो छोटा आदमी होता है उसके लिए जेल तुरंत हाजिर होती है। अमिताभ ठाकुर को, केवल वो आदमी रिटायर्ड IPS, तेज तर्रार पढ़ा लिखा आदमी सरकार से सवाल कर रहा है तो 25 साल पुराने मुकदमे में उसको ट्रेन से उठा के बंद कर दिया जाता है। मीडिया से बात नहीं करने दी जा सकती। ऐसा लगता ही नहीं है कि कहीं पे कोई कानून का शासन है। जहां मन जो गुंडाई होती है, जिसका मकान चाहो बुलडोजर से तोड़ दो, जिसकी टांग में चाहो गोली मार दो, जिसको चाहो बंद कर दो, जिसकी चाहो जमानत पे 5-5 साल तक सुनवाई मत होने दो।
कैसा कैसा खतरनाक दौर आ गया है। नहीं संजय जी, देखिए ऐसा है कि ये तो बुलडोजर तो भारतीय जनता पार्टी की जीत की निशानी है। जहां जहां बुलडोजर चला है वहां पूर्ण बहुमत की सरकारें बन रही हैं। तो ये हमारे आपके कोई नाराजगी महसूस करने से या विपक्ष के इस तरह की चीजें करने से कोई बात नहीं बनेगी। और वो किसान तो भड़क नहीं सकते इनके आने से। आशीष मिश्रा या टेनी के बेटे के बाहर आने से किसानों को तो कुछ होगा नहीं। भाई किसान तो यहाँ पे क्या है, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीने वाले किसान हैं। जब चाहे उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दें, जब चाहे उनके ऊपर गोली चला दें, फ्री में उनकी फसलें लें, ठेका उनसे करवाएं कि तुम्हें जो है 80 करोड़ जनता को राशन खिलाने के लिए राशन पैदा करना है और तुम्हारा फ्री में राशन लेंगे। उसको तो एमएसपी भी नहीं मिल रही है। वो कमाने खाने के लिए कीड़े मकोड़े की हैसियत में किसानों को और आम जनता को रखा हुआ है। और जिनका नाम ले राम रहीम हो, आशाराम बापू हो, बाकी लोग हों, ये तो जब मन करे तफरी करने के लिए जेल से बाहर आ जाते हैं, जब मन करे जेल चले जाते हैं। कोई जेल में वहां इनको पत्थर थोड़ी तोड़ने हैं, वहां भी इनको आराम तलबी है, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है इनके लिए। ये जेल में रहे कि बाहर रहे, पुलिस इनकी आवभगत में लगी रहती है। और ये सिस्टम इसी तरह का बना हुआ है देश में। इसमें कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी करने से या बहस करने का कोई फायदा नहीं है। रही बात आशीष मिश्रा की, देखिए उनको बेल बहुत बड़े कारण पे मिली है, बहुत जरूरी काम है उनको। उनकी बेटी की परीक्षा है, उनको पढ़ाना है, विद्वान व्यक्ति हैं, वो शायद प्रोफेसर वगैरह भी रहे होंगे कहीं। तो इसलिए उनको एग्जाम की तैयारी अपनी बेटी की करवानी है। इतने जरूरी काम के लिए कोर्ट को बाध्य होना पड़ा उनको बेल देने के लिए। कई बार कोर्ट किसी के यहाँ शादी हो, किसी का बाप बीमार हो, किसी की पत्नी मर रही हो, ऐसे में बेल नहीं देता है। लेकिन ऐसे मामलों में देता है कि बहुत जरूरी काम है, बेटी को शिक्षा देनी है, उसका एग्जाम है, उसकी तैयारी करवानी है। और आशीष मिश्रा जो है टेनी के बेटे, उनसे बड़ा विद्वान और उनसे बड़ा ज्ञानी तो कोई है नहीं। उनके घर में कोई टीचर या कोई दूसरी कोई व्यवस्था तो हो नहीं सकती इसमें, तो इसलिए इनको छोड़ा गया है। तो मुझे लग रहा है कि उस पर ज्यादा टिप्पणी ना करें। और गाड़ियां वाड़ियां चढ़ाना, कुचल के मार देना, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये तो आम किसान थे। यहाँ तो कई सारे आईवीएस, आईपीएस, दरोगा, पुलिस, एसडीएम, कितने लोगों को जो है कुचल के मारा जाता है गाड़ियों से। कितने जो है आपके खनन के जो लोग होते हैं वो मार देते हैं अधिकारी को, और फिर वो भी हमारी और आपकी तरह कोर्ट कचहरी के चक्कर उनके परिवार लगाते रहते हैं। कितने ऐसे केस आज पेंडिंग अदालतों में पड़े हैं। कितने खनन माफिया का आपने कुछ बिगाड़ लिया, और खनन माफिया का अगर कुछ बिगाड़ना होगा तो उसमें एक ड्राइवर फर्जी पेश कर दिया जाएगा और कहेगा ये ड्राइवर था, इसने चढ़ा दिया, और जेल चला जाएगा, उसके परिवार को पैसे दे देंगे और खनन माफिया बैठ के फिर मजे करेगा। क्योंकि इसमें सांठगांठ नेताओं की भी होती है, प्रशासन की भी होती है। तो एक प्रशासन का आदमी मारा गया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये परिणति भारत में चलती रहती है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात संजय जी ये है कि जहां से हमने आपने शुरू किया था, अब इनका क्या होगा, बड़े आका का। बड़े आका का क्या होगा, 75 पार हो गए। अब वो भी सवाल पूछ रहे हैं, उधर अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और वो सुमित्रा महाजन जी भी सवाल पूछ रही हैं। तो उनके सवालों का जवाब देना है कि अब होना क्या है 75 वाले मामले का। क्योंकि संघ प्रमुख और मोदी जी तो बच गए। संघ प्रमुख ने कहा भाई ये तो फॉर्मूला हमारे यहाँ था नहीं, लेकिन आवाजें अंदर से उठने लगी है। और एक जो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि वो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2 दर्जन से 3 दर्जन, 3 दर्जन से 4 दर्जन, 4 दर्जन सांसद, 5 दर्जन सांसद जो बैठे हैं अंदर, उनकी संसदीय दल की मीटिंग हो ही नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी की। वो भी तो कराइए एक बार, उसमें भी तो चुना जाए नेता। तूफान आ जाएगा उसमें। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इतनी बातचीत की, समय दिया, थैंक यू। ये थे केपी मलिक जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।